Good morning class 7th. In today's video we are going to read about the remaining content from chapter number 3, that is our changing earth. So in today's video we are going to discuss about the work of waves, okay, and the work of ice and wind. So let's read from the book for the next. Here student you are seeing, वैसे तो ये इमेज आपको दिया, ये आर्क का ये शेप में पेंसिल घुमा रहा हूँ, आपको दिख रहा है इसके एक्रॉस वाटर जो है आ रहा जा रहा है, ओशन वाटर या सी वाटर। और ये अगर आर्क नहीं होता तो बाकी ये वाला जो एरिया ये क्लिफ हो गया, ये क्या हो गया, एक तरीके से क्लिफ हो गया, ठीक है। अगर ये कोस्ट एरिया ना किनारे पर अगर होता है, ये बीच में है तो इसको हम क्लिफ का, बीच में है तो भी हम इसे क्लिफ बोल सकते हैं, और कोस्टल एरिया में है तो भी इसको क्लिफ बोल सकते हैं। जनरली ये कोस्टल एरियाज में होते हैं, यानी क्लिफ जो होते हैं, सी क्लिफ जो होते हैं वो हमें कोस्टल एरियाज में या तटीय इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ओके। और आर्क जो होते हैं वो इंटरनल जो लैंड फॉर्म से हैं या पीसेस ऑफ लैंड जो है अगर आपको दिख रहे हैं, मैंने समुद्र के अंदर वाले हिस्सों में है तो वहाँ पर आर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो सी आर्क कब बनेगा, जब क्रेक हो जाएगा सी वेव्स के लगातार टकराने से, ठीक है, उस पार्टिकुलर सी क्लिफ पर टकराने से। अगर कोई पार्टिकुलर सी क्लिफ जो है जो कि समुद्र के बीच में है, उस पर कंटिन्यूसली पानी अगर टकराता है तो उससे जो है किसी वीक स्पॉट पर उस सी क्लिफ के जो है एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो एक्रॉस द क्लिफ होता है, ठीक है। एन इरोजन कंटिन्यूज द रूफ टू कोलैप्सेस लिविंग ओनली द वॉल्स, दीज आर कॉल्ड स्टॉक्स। सो स्टूडेंट आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज समुद्र के किनारे जो खड़ी चट्टानें होती है, यानी वो चट्टान लैंड फॉर्म जिससे समुद्र का पानी छूता है, ठीक है, या समुद्र की लहरें टकराती है, और एक खड़ा यानी जमीन से मिलने वाला वो हिस्सा, जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र से मिलता है लेकिन वो समुद्र से काफ़ी ऊपर उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसी जगह को तो हम क्या बोल देंगे, सी क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी क्लिफ, यानी समुद्री चट्टान, समुद्र के किनारे पर बनी हुई कोई ऊंची जगह, ठीक है, उसे हम बोल देंगे सी क्लिफ। जबकि सी आर्क किसको कहेंगे आप, ये आपकी बुक में दिया है, ठीक है। इस तरह के फीचर को आप सी आर्क बोलेंगे। आर्क जब किसी समुद्र के अंदर कोई क्लिफ हो, समुद्र के अंदर कोई स्टेक हो, सॉरी क्लिफ नहीं, क्लिफ तो समुद्र के किनारे वाली चट्टान को तो सी क्लिफ बोलेंगे, और समुद्र के अंदर कोई चट्टान है, मान लो चट्टान लाइक जैसा कोई स्ट्रक्चर है ना, लैंडफॉर्म है, उसको स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेक। मान लो ये पूरा भरा होता है, इसमें आर्क नहीं होता तो ये स्टेक हो जाता, ओके। बट इसमें आर्क बन गया तो ये सी आर्क, इसको आर्क बोलेंगे, इस वाले एरिया को सी आर्क फीचर हम बोल सकते हैं। और अगर ये आर्क नहीं होता तो ये सी स्टेक हो जाता, ओके। यानी आप बोल दीजिए कि सी क्लिफ यानी समुद्री चट्टान से बिल्कुल कट कर अलग जो हिस्सा हो जाता है, समुद्र के बीच में दिख रहा है खड़ा हुआ, खड़ी जमीन समुद्र के बीच में अगर आपको दिख रही, बिल्कुल न्यू समझ लीजिए कि ये पेंसिल जैसे खड़ी है बीच में समुद्र के, तो ये जो है किसका फॉर्म ले लेगी, ये सी स्टॉक का फॉर्म ले लेगी, इसको स्टेक बोला जाएगा, सी स्टेक, ठीक है। और आर्क तो आपको दिखा ही रखा है, और सी क्लिफ मतलब जमीन का वो हिस्सा जो समुद्र से मिलता है लेकिन समुद्र काफ़ी नीचे है, समुद्र की हाइट से, समुद्र के जो पानी है उससे काफ़ी ऊपर ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है वो, ठीक है। और एक तरफ पूरा जमीनी हिस्सा होता है, एक तरफ जमीन से जुड़ता है। नाउ द डिपोजिशनल एक्शन ऑफ द सी वेव्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बीचेस। अब ये जो समुद्र की लहरें जो होती है, जब ये डिपोजिशनल फीचर करती है, यानी डिपोजिशन का काम करती है, यानी इसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह जो भी मटेरियल होता है उसको जब बाहर लाती है किनारों पर, तो ये बीच बना देती है। क्या बना देती है, बीच। जब डिपोजिशन प्रोसेस होती है और इरोजन की प्रोसेस होती है तो सी क्लिफ बनते हैं, सी आर्क बनते हैं, सी स्टेक बनते हैं। समझ में आया। इरोजन मतलब काट छाट की प्रोसेस अगर होती है, कटाव अगर करता है समुद्र का पानी, तो सी क्लिफ बनेंगे, सी आर्क बनेंगे, सी स्टेक बनेंगे, सी स्टम्प बनेंगे। और अगर डिपोजिशन करेगी यानी मटेरियल को, टूटा फूटा हुआ मटेरियल बाहर लेकर छोड़ेगी किनारों पर, तो बीच बनते हैं। क्या बनते हैं, बीच बनते हैं, ओके। ऐसे हमने रिवर का पढ़ा था कि रिवर अगर इरोजन की प्रोसेस करती है तो आई शेप्ड वैली बनेगी, गोर्जेस बनेंगे, कैनियन बनेंगे, वाटरफॉल बनेंगे, ओके।
और जब डिपोजिशन की प्रोसेस करती है रिवर वाटर जब डिपोजिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो वो फ्लड प्लेन बनाता है, ओके, लेविस बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, डेल्टा बनाता है, ओके, या डिस्ट्रीब्यूटरी बनाता है या एस्चुरी बनाता है, ओके। आप समझिए डिपोजिशन में क्या होता है, एरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट किया जाता है ना, किसी जगह पर जमा किया जाता है तो उससे अलग अलग फीचर बनते हैं। और इरोजन की प्रोसेस में क्या होता है, कटाव होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वर्क ऑफ आइस। बर्फ के कार्य क्या होते हैं। ग्लेशियर और रिवर्स ऑफ आइस, यानी ग्लेशियर बोल दीजिए या बर्फ की नदियाँ बोल दीजिए, एज दे आर कॉल्ड ओरिजिनेट फ्रॉम स्नोफील्ड्स इन द हाई माउंटेन्स, यानी पहाड़ों, बहुत ऊंचे पहाड़ों पर, लगभग 4000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जो है, स्नो जो होती है वो आइस के फॉर्म में बिछी होती है, आइस शीट्स के फॉर्म में, बर्फ की चट्टानों के रूप में, माउंटेन टॉप्स पर, पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं या रिवर्स ऑफ आइस बोल सकते हैं। इन ग्लेशियर्स और रिवर्स ऑफ आइस एज दे आर कॉल्ड originate from snowfields in the high mountain areas of ice caps in the polar region, या पोलर रीजन आप समझते हैं ना, पोल एरियाज, 90 डिग्री आपको पता रखा है मैंने, पोल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ पोल रीजन और 90 डिग्री साउथ पोल रीजन में, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट वाटर जो होता है वो स्नो फॉर्म में होता है, ठीक है, ये पोलर रीजन कहे जाते हैं। तो पोलर रीजन में जो 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक का रीजन जो है वो पोलर रीजन है। तो इस पोलर रीजन में जो है क्या होता है, वाटर जो रहता है, ओशियन वाटर ऑलमोस्ट जो है क्या करता है, बर्फ के रूप में रहता है, जिनको हम जो है आइस बर्ज बोलते हैं, ठीक है, बर्फ के चट्टाने जो तैरती रहती है, आइस शीट्स, लाइक अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, ओके। और माउंटेन्स पर भी हो सकती है, चाहे वो माउंटेन टोरिड जोन में हो चाहे टेम्परेट जोन में हो, जैसे हिमालय माउंटेन टेम्परेट जोन में है, लेकिन वो माउंटेन एरिया है, इसलिए वहाँ पर मतलब हाई माउंटेन एरिया है। आप देखिए उसकी हाइट 8848 मीटर तक जाती है, ठीक है, यानी लगभग 8500 फीट उसकी हाइट है। तो इतनी ऊंचाई पर जो है आप देखिए 4000 फीट की ऊंचाई पर ही आपको जो है स्नो देखने को मिल जाता है लगभग, ठीक है, अगर वो कोल्ड रीजन है तो। नाउ अ ग्लेशियर कैन इरोड, जो ग्लेशियर होता है ना, बर्फ की जो चट्टान होती है या बर्फ का पहाड़ बोल दीजिए, वो भी इरोड कर सकता है, यानी मटेरियल को, माने जमीन को काटता है, वो चट्टानों को काटता है, उसमें तोड़फोड़ करता है, और जो तोड़फोड़ उसने की है उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स यानी चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, वहाँ से हटा देता है, ठीक है, क्योंकि बर्फ खिसकती है, आपको पता होना चाहिए, तो अपने साथ वो ये ब्रोकन या इरोडेड मटेरियल जो है उसको भी वो आगे बढ़ाएगा, एंड डिपॉजिट, और निचले हिस्सों में ले जाके डिपॉजिट कर देगा, यानी जमा देगा, किसको, उस इरोडेड मटेरियल को, ठीक है, जो उसने इरोड किया है, तोड़ा फोड़ा है, कहाँ से, चट्टानों से। अ ग्लेशियर कैन मॉडिफाई एंड इवन कंप्लीटली चेंज द लैंडफॉर्म, कोई ग्लेशियर जो होता है वो किसी लैंडफॉर्म यानी भू आकृति को, भू स्थलाकृति को जो है क्या कर सकता है, या तो उसका स्वरूप बदल देगा, मॉडिफाई कर देगा, या पूरी तरीके से बदल देगा, यानी या तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाएगा या पूरी तरीके से बदल देगा। द इरोजन वर्क ऑफ आइस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यू शेप्ड वैलीज, यानी जब बर्फ इरोजन का काम करती है, यानी कटाव का काम करती है लैंडफॉर्म में, तो वो यू शेप्ड की, यू आकार की घाटी बनाती है, विच आर डीप, जो गहरी होती है, एंड हैव स्टीप साइड, और जिसके किनारे स्टीप यानी खड़े तीव्र ढलान वाले होते हैं, ठीक है। एंड एज द आइस मेल्ट, जब ये बर्फ पिघल जाती है, द होलोज क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स गेट फिल्ड विद वाटर फॉर्मिंग लेक्स, तो जो है जब ये बर्फ पिघल जाती है तो जो कटाव इस ग्लेशियर ने किया है, बर्फ की चट्टानों ने किया है पहाड़ों के ऊपर, वो जब पिघल जाती है तो झीलों के रूप में बदल जाती है, झील बन जाती है, ओके, कहाँ पर, इन द माउंटेन रीजन यानी पहाड़ी इलाकों में। द बिग एंड स्मॉल रॉक पीसेस, यानी बड़े बड़े और छोटे छोटे जो है चट्टानों के टुकड़े, सिल्ट यानी मैंने आप बोल सकते हैं गीली मिट्टी के, आप बोल सकते हैं एक तरीके से गीली मिट्टी या चट्टानों के वो टुकड़े जो मैंने आप गाद जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड सेंड और रेत, वो जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं ड्यू टू द स्लो मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर।
निचले हिस्सों में। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स, तो इनको ग्लेशियल मोरेन कहा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द वर्क ऑफ विंड, कि नदियों के क्या क्या काम होते हैं, सॉरी हवा के क्या काम होते हैं, यानी विंड जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है वो किस तरह से काम करती है। व्हाट एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द विंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो हियर इज रिटन विंड एक्शन कैन बेस्ट बी सीन इन द डेजर्ट एरिया। सबसे ज़्यादा अगर आपको देखना है कि हवा कैसे काम करती है, लैंडफॉर्म्स को कैसे चेंज करती है, तो आप डेजर्ट एरिया में जाइए, वहाँ पर ये सबसे बेस्ट एक्शन परफॉर्म करती है। फीचर्स लाइक सैंड ड्यून्स, आपको रेत के टीले एंड मशरूम रॉक, ये जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बनती है डेजर्ट एरिया में, आर फॉर्म ड्यू टू द विंड एक्शन, हवा के कारण। इट इज़ द विंड, ये हवा ही है, विच एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन विच फॉर्म्स दिस फीचर्स। हवा इरोजन करती है और फिर डिपोजिशन करती है, कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में, बेसिकली मेनली इन डेजर्ट एरिया, बाकी दूसरी जगह पर भी कर सकती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोड एट द बेस ऑफ रॉक्स फास्टर, जो तेज हवा जो स्पीडली मूव करती है, ऐसी मजबूत हवाएं या हवा की धारा हम बोल सकते हैं, हवाएं जो है वो क्या करती है, इरोड करती है, यानी चट्टानों को काटती है बेस से, यानी निचले हिस्से से। देन द टॉप, यानी आप देख रहे हैं ये बेस है और ये टॉप है, तो यहाँ से नहीं, ये निचले बेस वाले हिस्से से जो है यहाँ पर हवा ने जो है ज़्यादा इस टकराने से यहाँ पर जो है ज़्यादा इरोजन हुआ, इसमें ज़्यादा कटाव हुआ है। ग्रेजुअली द बेस गेट्स इरोडेड फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, लिविंग, धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो बेस होता है चट्टान का, ओके, गेट्स इरोडेड फ्रॉम ऑल साइड, हर तरफ से कट जाता है, चारों तरफ से कट जाता है बेस, ओके, नीचे का हिस्सा, और एक नेरोवर बेस यानी एक सकरा बेस जो है बन जाता है एज कम्पेयर टू द टॉप, यानी ऊपर के हिस्से की तुलना में ये कम इसकी चौड़ाई रह जाती है। द शेप रिसेंबल्स अ मशरूम, तो इस तरह के शेप को हम क्या बोलते हैं, मशरूम शेप या मशरूम रॉक बोलते हैं। एंड सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। दीज रॉक्स आर कॉमनली फाउंड इन द सहारा डेजर्ट। इस तरह की रॉक्स आपको सहारा डेजर्ट में मैंने आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, कॉमनली फाउंड किया जाने ज़्यादातर मिलती है। एज द विंड ब्लोज विद ग्रेट वेलोसिटी इट कैरीज सैंड पार्टिकल्स विद इट। जब हवा रेगिस्तान में ग्रेट वेलोसिटी यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बहती है, चलती है, तो वहाँ ये अपने साथ रेत के कण बहा कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है या लेकर चलती है। व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, और जब इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, इट ड्रॉप्स, तो ये रेत के कण नीचे गिरा देती है। एंड डिपोजिट्स द सैंड इन लो हिल, तो निचले भागों में, पहाड़ियों के निचले हिस्सों में ये उसको जमा कर देती है। लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे स्ट्रक्चर वो बना देती है रेगिस्तान में। देखिए यहाँ पर बोला है कि जब हवा तेज गति से चलती है डेजर्ट एरिया में, तो अपने साथ रेत को उड़ा कर लेकर चलती है, और जब वो स्पीड उसकी कम हो जाती है तो वो क्या करती है, इन रेत के कणों को नीचे ड्रॉप करती जाती है, छोड़ती जाती है, और जो है एक ऐसा डिपॉजिट कर दे रही, ड्रॉप करती है, उनमें नीचे छोड़ देती है और उनको एक जगह पर डिपॉजिट कर देती है, ओके, इन लो हिल यानी निचले भागों में, और जो है एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक संरचना बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। ओके, रेतीले टीले जो चंद्राकार के होते हैं, मून शेप्ड होते हैं। सैंड ड्यून्स आर हिल्स, सैंड ड्यून जो है एक ऐसी पहाड़ियाँ होती है जो रेत से बनी होती है, हिल्स ऑफ सैंड होती है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, ये रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अ क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून इज कॉल्ड बार्केन, और चंद्राकार की अगर कोई सैंड ड्यून बनता है, यानी रेत की पहाड़ी जो चंद्र के आकार की होती है, क्रिसेंट शेप्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बार्केन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, बार्केन। Winds carry the fine dust particle too far off areas and deposit them in humid regions. कभी कभी हवाएं जो है इन धूल के छोटे छोटे कणों को बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है और उनको ले जाकर ह्यूमिड रीजन्स यानी मॉइस्चर लेडन रीजन में, नमी वाले इलाकों में जाकर जमा कर देती है। ओवर अ लार्ज एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पर जो है, एज लोज, और लोइस नाम का स्ट्रक्चर बनाती है। एक्सटेंसिव लोएस डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन चाइना। इस तरह के लोएस डिपॉजिट्स आपको चाइना में देख सकते हैं। द पंपास रीजन ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का जो पंपास रीजन है जो कि ग्रासलैंड है,
एंड द मिसिसिपी बेसिन ऑफ यूएसए, और अमेरिका में मिसिसिपी नदी का जो अपवाद ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज एरिया, वहाँ पर आपको बारकेन्स जो है और लोएस देखने को मिलेंगे। हियर द इमेज ऑफ सैंड ड्यून्स एंड बारकेन इज गिवन। ओके, सो यू कैन सी। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, आप भी चैप्टर रीड करिए घर पर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड वेन एवर यू आर डूइंग योर स्टडी, I mean to say you are getting to me or listening to me, at that time you have to keep your book in front of you। आप बुक भी अपने साथ रखें ताकि आप बुक से भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बुक से भी आप देख सकते हैं, उसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।